गुड इवनिंग दोस्तों। यहाँ पर हम आपके लिए क्लास 12th का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं। वो भी पूरा का पूरा हम आपको सॉल्व भी करवाएंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आपकी परीक्षा 16 फरवरी से शुरू है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम ये लेकर पूरा का पूरा सलूशन देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप जितनी देर तक बने रहेंगे उतना ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देखिए, आपको 3.25 घंटे 100 नंबर का है ये क्लास 12th का। पहला क्वेश्चन है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं जो है आत्मकथा विधा की रचना है। और इसको जो है लिखा किसने है, तो बाबू गुलाब राय ने लिखा है। किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय ने। आनंद, दूसरा क्वेश्चन है कि आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। किसका किया था? ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि कलम का सिपाही जीवनी संग्रह के लेखक कौन है। तो कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है, जो कि प्रेमचंद्र के ऊपर है। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो मौलाना अबुल कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित जो है पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है। और किरण बेदी भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। सरोजनी नायडू भी लिखी हैं। और जो सरोजनी नायडू लिखी हैं उनकी पुस्तकें जो हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है वो सरोजनी नायडू ने लिखा है। और नेल्सन मंडेला की अगर पुस्तक की बात करते हैं तो द स्ट्रगल इन माई लाइफ जो है वो नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि महात्मा गांधी की इनमें से कौन सी पुस्तक है। यानी कि इन चारों ऑप्शंस में महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो किसकी है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वह किसकी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है हमारे चाचा जी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड जो है वो किसकी है। तो हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड है। और इटरनल इंडिया किसकी है। तो इटरनल इंडिया जो है देश की प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुस्तक है इटरनल इंडिया। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा काव्य से कि धर्मवीर भारती आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं। तो धर्मवीर भारती जो है वो प्रयोगवादी युग से संबंधित हैं। ठीक है। धर्मवीर भारती प्रयोगवादी युग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। गांधी जी ने इनका संबोधन किया था। किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्राप्त है। ठीक है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो साहित्य अकादमी पुरस्कृत नहीं है। तो यहाँ पर कितनी नावों में कितनी बार जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको नहीं मिला है। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है। तो यहाँ पर जो दो चट्टानें हैं इसको भी मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि किसकी रचना है? दो चट्टानें। तो दो चट्टानें जो है वह जो है किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और यहाँ पर मिट्टी की बारात को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जिसकी रचना है वह है शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है। और हिम तरंगिणी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसको भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और हिंदी के क्षेत्र में पहला पुरस्कार हिम तरंगिणी को ही मिला था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर घ क्या कहता है कि छायावादी युग की रचना है।
यानी छायावादी युग की रचना इनमें से कौन सी है? तो चित्राधार, जो चित्राधार है या जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, ये प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है भारतेंद्र युग से। उद्धव शतक, ठीक है, तो उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। और यहाँ पर सारंगधर जो है, ये सारंगधर एक कवि है। ठीक है, कौन है? कवि हैं, यानी रचनाकार हैं सारंगधर। और इनकी जो रचना है वह है हमीर राशो। कौन सी है? हमीर राशो। ठीक है, नई कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो नई कविता का प्रारंभ जो है 1951 या 1953 ईस्वी से माना जाता है नई कविता का युग या फिर नवलेखन युग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम तो आ जाते हैं हम अपने 10 नंबरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए यहाँ गद्यांश क्या है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। तो ये हम पूरा पढ़ते हैं तो हमको क्या यहाँ मिलता है कि यह राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या है कि लेखक के अनुसार पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। ठीक है, तो लेखक के अनुसार पृथ्वी पर किसका विस्तार जो है अनंत है। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी पर अनंत विस्तार किसका है? नगर और जनपद का, पुर और गांव का, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरा हुआ है। यानी पृथ्वी पर अनंत विस्तार नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, ठीक है, का विस्तार है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए यहाँ पर कि लेखक कहता है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले यानी इस संसार में रहने वाले जनों का विस्तार यानी लोगों का जो विस्तार है यानी फैलाव है वह बहुत ही दूर दूर तक है। वो जो है नगर के रूप में, जनपद के रूप में, पुर के रूप में और गांव के रूप में, जंगल के रूप में और जो है पर्वतों आदि स्थानों पर हर जगह लोग बैठे हुए हैं यानी लोग निवास करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, क्या कि समान अधिकार का भागी कौन है। तो समान अधिकार का भागी कौन है? तो समान अधिकार का भागी देखिए यहाँ पर लिखा है जो मातृभूमि के उदय के साथ, ठीक है, क्या लिखा है कि जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है चौथा कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, उसके बाद यहाँ जो प्रश्न बन रहा है कि अनंत और जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अनंत का मतलब असीमित होता है। ठीक है, क्या होता है? असीमित या असीम होता है। और जनपद का अर्थ जो है एक विशेष क्षेत्र होता है जहाँ पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है यानी एक प्रशासनिक व्यक्ति का क्षेत्र होता है, वह जनपद कहलाता है। और वैसे अगर हम बात करते हैं तो जनपद एक बड़ा सा क्षेत्र होता है। ठीक है, जनपद जो होता है वो बड़ा सा क्षेत्र होता है, निवास क्षेत्र होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट गद्यांश है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि ही प्रतीक। ठीक है, अशोक का वृक्ष यानी अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो शीर्षक का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम जो है वह क्या है अशोक के फूल का, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ दूसरा प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो लेखक कहता है कि अशोक फूल के माध्यम से यानी अशोक के फूल के माध्यम से जैसे भी वे सामंत उखड़ गए यानी कि जो उनके द्वारा पोषित थे, ठीक है, यानी अशोक के फूल की भांति जो है पोषित थे, वो क्या हो गए? नष्ट हो गए, यानी उनकी सारी चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, क्या हो गई? खत्म हो गई।
क्यों खत्म हो गई? क्योंकि वह जो है शोषण के द्वारा उपजी हुई थी। शोषण का मतलब जो गरीब व्यक्ति होते थे, उनके साधारण लोगों के जो परिश्रम थे, उनका जो शोषण था, ठीक है, वे सभी क्या किए? उनका शोषण कर नष्ट पले बड़े थे। तो वो धीरे धीरे जब नष्ट हुए तो इनका भी धीरे धीरे क्या हो गया? दमन हो गया, यानी नष्ट हो गए। समाज ढह गए, जो भी समाज पनपे थे वे सभी नष्ट हो गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। ठीक है, मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। मदन उत्सव यानी जो अच्छा उत्सव होता है, यानी कि जिनको हम अच्छे रूप में मनाते हैं, वो धूमधाम भी क्या हो गई? नष्ट हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि सामंत व्यवस्था की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो सामंत व्यवस्था की परिष्कृत रुचि का प्रतीक जो है वह क्या है? अशोक का फूल या अशोक का वृक्ष। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या है? अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? अशोक का वृक्ष जो है वो किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर देखिए कि अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? तो विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का प्रतीक है। ठीक है, जो अशोक का वृक्ष है। उसके बाद देखिए सामंत सभ्यता किसके आधार पर पली बढ़ी थी? तो सामंत सभ्यता जो है वह साधारण लोगों के परिश्रम एवं उनके शोषण द्वारा दमन कर और उनका खून चूसकर आगे बढ़ी थी। ठीक है, यानी सामंत व्यवस्था जो है वो साधारण लोगों के परिश्रम को नष्ट की थी, यानी साधारण लोगों के परिश्रम को और उनका शोषण करके, ठीक है, उनका शोषण दमन करके, ठीक है, शोषित करके और उनके खून को चूस कर ही आगे बढ़ी थी, जो सामंत व्यवस्था थी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न है चौथा हमारा कि पद्यांश से है 10 नंबर का। सैयत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा, ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहर उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। तो यह जो है नौका विहार से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? नौका विहार पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि, तो कवि कौन है नौका विहार के? तो नौका विहार के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और यह पाठ जो है कौन सा पाठ है? तो यह पाठ जो है वो नौका विहार है। ठीक है, कौन सा है? नौका विहार पाठ से लिया गया है। और दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश का भावार्थ बताना है। तो रेखांकित अंश क्या है कि सैयत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा, ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्या बतानी है? व्याख्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सैकत सैया पर दुग्ध धवल। ठीक है, सैकत सैया, तो सैकत का मतलब क्या होता है? सैकत का मतलब होता है एक प्रकार से बालू। ठीक है, क्या होती है? बालू होती है। सैया पर दुग्ध धवल यानी कि बालू के ऊपर जो है दूध की भांति यानी सफेद। ठीक है, ऐसा मनोहर दृश्य जो है, जो दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कवि क्या कहता है कि सैकत सैया पर दुग्ध धवल। ठीक है, बालू के ऊपर जो है दुग्ध धवल, दूध जैसी दिखने वाली, ठीक है, दूध जैसी दिखने वाली तनवंगी गंगा। ठीक है, तनवंगी गंगा यानी कि शांत वातावरण में क्षीण धार वाली। ठीक है, क्षीण धार का मतलब पतली धार वाली। ग्रीष्म विरल, ठीक है, बहने वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोई छरहरी, ठीक है, कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफेद सैया पर, ठीक है, लेटी हो। ठीक है, गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई। ठीक है, श्रांत का मतलब थकी हुई, क्लांत का मतलब जो है जो होता है वह होता है शिथिल पड़ जाना। ठीक है,
यानी मुरझा जाना, और जो है निश्चल का मतलब होता है लेटना। ठीक है, निश्चल का मतलब होता है एक प्रकार से प्रभावहीन। ठीक है, तो शांत लेटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे एक स्त्री जो है वो क्या है, सफ़ेद सैया, दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई, मुरझाई हुई और शांति से लेटी हुई हो। ठीक है, या इसकी व्याख्या है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है कि तीसरा, गंगा बालू के मध्य बहती हुई कैसी प्रतीत हो रही है। तो गंगा बालू के मध्य बहती हुई कैसी प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, गंगा बालू के बीच बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो जैसे छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती जो है दूध रूपी सफ़ेद सैया पर, ठीक है, यानी चादर पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई, मुरझाई हुई और शांति से लेटी हुई हो। ठीक है, श्रांत, क्लांत और निश्चल का आशय क्या होता है। तो श्रांत का मतलब थका होना, क्लांत का मतलब जो है क्या होता है, मुरझा हुआ या मुरझाना। ठीक है, और जो है निश्चल का मतलब होता है शांति से लेटना। ठीक है, यानी शांत। उसके बाद देखिए यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश में अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हम अलंकार योजना पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि चंचल अंचल सा नीलांबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाचक शब्द सा आ गया। ठीक है, सिहर, सिहर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पर जो है तार, तरल। ठीक है, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। कोमल, कुंतल में अनुप्रास अलंकार है। और उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर जो है, ठीक, बहुत है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर उपमा अलंकार है, और पूरे पद्यांश में जो है मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानव की तुलना की गई है, यानी मानव को दर्शाया गया है किसके माध्यम से, गंगा नदी के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पद्यांश क्या है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। ठीक है, क्या है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो यह जो है पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, संदर्भ में बात करते हैं तो जो है, जो कविता है वो पवन दूतिका है, और जो कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी हैं। यहाँ पर देखिए राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, तो वायु के द्वारा, यानी कि पवन के द्वारा संदेश भिजवाती है कृष्ण के पास। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो यहाँ पर जो है राधिका, ठीक है, किससे कहती हैं, पवन से कहती हैं। देखिए क्या कहती हैं कि पवन से अपनी विरह व्यथा सुनाते हुए राधा कहती हैं क्या, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे जो प्यारे हैं यानी मेरे जो प्रिय हैं, नवीन बादल के समान शोभायमान एवं कमल के समान सुंदर जैसे नेत्रों वाले जो हैं हमारे प्रियतम कृष्ण, वे ब्रज को छोड़कर जाने के पश्चात जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। वो यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अभी तक न कोई संदेशा भेजा है और न वो जो है लौटकर यहाँ आए हैं। ठीक है, यानी कि उनको मेरी याद नहीं आई। ठीक है, उसके बाद देखिए कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा की जो मनोदशा है वह कैसी है, बहुत ही दुखदाई है। ठीक है, राधा की मनोदशा कैसी है, बहुत ही दुखदाई है। वह जो है श्री कृष्ण के वियोग में जो है क्या हो रही हैं, रो रो के बावली हो जा रही हैं, पागल हो जा रही हैं। ठीक है, श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। ठीक है, तो श्री कृष्ण यानी कि जो कृष्ण हैं उनका सौंदर्य कैसा है,
तो यहाँ पर कृष्ण का जो सौंदर्य है वह नवीन बादल के समान शोभायमान है, और उनके जो नेत्र हैं यानी उनकी जो आँखें हैं वो जलद, ठीक है, वो कंज, ठीक है, कंज के समान यानी कि जो है कमल के समान सुंदर हैं, ठीक है, और जो उनका शरीर है वो बादल जैसा है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं तो प्रश्न आता है कि लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं पर उल्लेख करना है। 3+2, ठीक है, आपको ये जान लेना है, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमारे वीडियो पड़े हुए हैं वहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण जो भी लेखक हैं और महत्वपूर्ण कवि की भी बात करते हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पंच बहादुर कहानी का उद्देश्य हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु जो है लिखनी है तो दोनों में से एक, या फिर जो 3 कहानी है उनमें से भी आ सकता है, तीनों आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कौन सा आएगा, लेकिन 2 तो कन्फर्म आना ही आना है। सत्य की जीत के आधार पर पुरुष पात्र का क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। तो पुरुष पात्र जो भी आपको सही लगे उनका चरित्र चित्रण कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं युधिष्ठिर की, तो युधिष्ठिर जो सत्य की जीत है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित है। तो पहले तो आपको थोड़ा इंट्रो देना रहेगा, उसके बाद जो है चरित्र चित्रण करेंगे आप। तो युधिष्ठिर जो है वो सरल हृदय थे, ठीक है, सरल हृदय वाले व्यक्तित्व थे और धीर गंभीर थे, अदूरदर्शी व्यक्ति थे, ठीक है, सत्य और धर्म के अवतार के रूप में जाने जाते थे। कौन? युधिष्ठिर, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा खंड खा आ जाते हैं तो 7 नंबर का जो है श्लोक और गद्यांश दोनों आता है। तो यहाँ पर गद्यांश हम देखते हैं क्या है गद्यांश हमारा, ठीक है। जो हमारा गद्यांश है वह क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए। जो गद्यांश है, अतीते प्रथम कल्पे, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम, ठीक है। अतीते प्रथम कल्पे, ये जो पाठ है देखा जाए तो कहाँ से लिया गया है, जातक कथा से लिया गया है, ठीक है। वो भी किस भाग से, उलूक जातकम से, ठीक है। किससे लिया गया है, उलूक जातकम से लिया गया है। हमको 2 नंबर मिल गया, ठीक है। फिर देखिए व्याख्या, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम, ठीक है। अतीते, अतीत का मतलब प्राचीन काल में, ठीक है। प्रथम कल्पे यानी कि प्रथम युग के, जना यानी लोगों के द्वारा, ठीक है। एकम भी रूपम का मतलब होता है विद्वान, ठीक है। क्या होता है, एक विद्वान, यानी कि प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम यानी कि सौभाग्यशाली एवं सर्वकार परिपूर्णम, और सभी कामों को करने में परिपूर्ण यानी सर्वगुण संपन्न जिसको हम बोल सकते हैं, पुरुषम पुरुष को, राजान मुकरवन, ठीक है, राजा बनाया, ठीक। उसके बाद देखिए चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानुकुर्वन, चतुष्पदा यानी 4 पैरों वाले कौन होते हैं, जानवर होते हैं। और जानवरों ने भी सन्निपत्य जल्द ही एकम सिंहम राजानुकुर्वन, उन्होंने भी सिंह को यानी शेर को राजा बना लिया। यानी कि क्या हुआ, जो जानवर भी थे वे भी क्या हो गए, इकट्ठा होकर किसको राजा बना दिया, शेर को राजा बना दिया। ततः शकुनिगणाः हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य, तब ये सारी चीज़ें जानने के बाद शकुनिगणाः, ठीक है, जो पक्षीगण थे वो भी हिमवत प्रदेश से, हिमालय प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर, ठीक है, एकस्मिन पाषाण, पाषाण यानी चट्टान, एक चट्टान पर जो है इकट्ठा होकर यानी एकत्र होकर पक्षीगण भी क्या किए, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, ठीक है। पक्षीगणों ने कहा, क्या कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों ने तो राजा बना लिया, यानी मनुष्यों में भी राजा के नाम से कोई जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, और जो है जानवरों में भी राजा के नाम से जाना जाता है, यानी जानवरों में भी राजा हैं। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराजको वाशो नाम न वर्तते,
अराजको नाम वासो नाम न वर्जते, यानी कि हमारे बीच में कोई राजा नहीं है तो बिना राजा के रहना अच्छा नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयित्वा इति उक्तवन्तः। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक को राजा के पद पर, ठीक है, एक को राजा थाने, ठीक है, एक को राजा के पद पर स्थापित्वा, ठीक है, स्थापित किया जाना चाहिए, यानी किसी एक को राजा बनाया जाना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा गया। अथ ते परस्परमुलोकयन्त्यः एकमलूकं दृष्ट्वा, ऐसा कहने के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए क्या किया, एकम लूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखा, ठीक है, एक उल्लू को देखकर कहा कि अयम नो रोचते इत्युवोचन, यह हमें पसंद है। किसको कहा गया, उस उल्लू को कहा गया, ठीक है, ऐसा कहा गया कि यह हमें पसंद है, ठीक है। ये किससे लिया गया था, जातक कथा के उलूक जातकम से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दूसरा है अथवा करके, युवका मालवीय स्वकीयेन, ठीक है, क्या लिखा है, युवका मालवीय स्वकीयेन। तो ये कहाँ से लिया गया है, महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए, युवका मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनान मनांसी अमोहयत, ठीक है, युवा मालवीय ने अपने भाषण से, अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जो है लोगों का मन जो है अपनी ओर आकर्षित कर लिया, मोह लिया। अतः अस्य सुहृदा तम प्राणिवांग पदवीं प्राप्य देशश्रेष्ठतां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः अतः अस्य सुहृदय, उनका जो सरल हृदय था, तम प्राणिवांग पदवीं, ठीक है, वह वकील के रूप में, ठीक है, किस रूप में, वकील के रूप में। क्यों, क्योंकि वह जो है, जो उनके मित्र यार थे, जो भी थे, ठीक है, उन्होंने वकील के रूप में, इनके शुभ चिंतकों ने क्या किया, इन्हें अधिवक्ता के रूप में पदवी प्राप्त करा दी। देशस्य श्रेष्ठतराम सेवम कर्तुम प्रेरितवंता, और जो है देश की सेवा के लिए, यानी राष्ट्र की सेवा के लिए इनको जो है प्रेरित किया, ठीक। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण, उसके बाद जो है इन्होंने जो है विधि की परीक्षा, यानी कानून की परीक्षा जो है अच्छे से उत्तीर्ण की प्रयागस्ते, और वहीं पर प्रयाग में ही प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राडि ववाक कर्म कर्तुमारभत, प्रयाग उच्च न्यायालय में ही इन्होंने विधि यानी कि जो है वकालत करना प्रारंभ कर दिए, ठीक है। प्रयाग उच्च न्यायालय में ही इन्होंने क्या कर दिया, वकालत प्रारंभ कर दिया। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि के प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट ज्ञाता, मधुर लापेन, और मृदु वार्तालाप, ठीक है, उदार व्यवहारेण, और उदार व्यवहार से, चायम शीघ्रम मित्राणाम, इन्होंने ढेर सारे मित्रों को, यानी कि उदार व्यवहार से ही शीघ्र ही ये अपने मित्रों में एवं न्यायाधीशानाश्च, और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनमभवत, ठीक है, सम्मान के पात्र बन गए, ठीक है। ये किससे है, महामना मालवीय से है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या होता है कि श्लोक दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, श्लोक दिया गया है, 2 श्लोक दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला श्लोक क्या कहता है, 7 नंबर का, 2 नंबर का जो है संदर्भ रहता है, प्रीणाति या सुचरितय पितरम सा पुत्र यानी वह पुत्र, प्रीणाति या सुचरितय, सुचरितय का मतलब अच्छे आचरण से, अच्छे आचरण से, ठीक है। देखिए, वह पुत्र जो अपने पिता को, ठीक है, पिता को अपने अच्छे आचरण से क्या करता है, खुश रखता है, ठीक है, क्या करता है, अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को क्या करता है, खुश रखता है। यद भर्तुरैव, ठीक है, भर्तुरैव, ठीक है, यानी कि जो भाभियाँ होती हैं, यानी पत्नी होती है, हितमिच्छति तत् कलत्रम, ठीक है, कलत्रम यानी स्त्री, वह स्त्री जो अपने पति की इच्छा की, कामना की पूर्ति करती है, यानी पति के हित चाहने वाली होती है, पति का हित चाहने वाली जो स्त्री होती है, ठीक है, वह पुत्र जो पिता को अपने अच्छे आचरण से खुश रखता हो, वह स्त्री जो अपने पति को क्या, वह स्त्री जो अपने पति का हित चाहने वाली हो, तत् मित्र, ठीक है, वह मित्र
आपदि, ठीक है, आपदा यानी दुख में, सुखे च और सुख में समक्रियम यद, वह मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाला हो, ठीक है। एतत्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते, यह जो तीनों चीज़ें हैं संसार में पुण्यकृतो, जो पुण्य का काम किए रहते हैं उन्हीं को प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये जो है सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया था। दूसरा श्लोक देखिए, यह भी सुभाषित रत्नानि पाठ से ही लिया गया है, ठीक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल बिंदु यानी जल की बूंदें जो है निपातेन गिराने से, क्रमशः यानी लगातार, पूर्यते घटः यानी घड़ा भर जाता है, यानी कि जल की बूंदें धीरे धीरे लगातार गिराने से घड़ा भर जाता है। ठीक वैसे ही सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, ठीक वैसे ही विद्या, धर्म और धन, इन सब का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। यानी कि यह भी जो है धैर्य के साथ ही विद्या आती है, धैर्यता के साथ ही धर्म भी आता है और धैर्य के साथ धन भी आता है। जैसे जल की बूंदें धीरे धीरे लगातार गिरने से घड़े को भर देती हैं, वैसे ही व्यक्ति को धैर्य के साथ विद्या, धर्म और धन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि लोकोक्ति, किसी एक का अर्थ बताना है, वाक्य प्रयोग करना है। शैतान की आंत, तो जो शैतान की आंत होती है उसका अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि कोई काम छोड़कर अन्य काम में लग जाना। खेत रहना का मतलब होता है युद्ध में शहीद हो जाना। जर है तो नर, नहीं तो खंडहर, यानी रुपए से ही आदमी की इज्जत है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है। उल्लंघन, तो उत प्लस लंघन यानी ऑप्शन नंबर 2 उल्लंघन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है क्या कि भूर्जा का संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि पावन का संधि विच्छेद पौ प्लस अन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, तरंग तुरंग का अर्थ क्या होता है, तो तरंग का मतलब लहर होता है, तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, यानी लहर और घोड़ा जो है ऑप्शन हमारा एकदम सही है। फिर यहाँ पर है कुंजर कंजर, ठीक है, तो कंजर वही होता है, एक जाति विशेष होता है, और कुंजर का मतलब हाथी होता है, यानी हाथी और एक जाति विशेष। फिर प्रश्न हमारा आता है कि नामनोह में वचन विभक्ति, तो नामनोह जो है षष्ठी और सप्तमी का जो है द्विवचन होता है, तो षष्ठी और सप्तमी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर षष्ठी का द्विवचन ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर देखिए आत्मभ्यः यानी कि चतुर्थी और पंचमी का जो है बहुवचन, तो चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, तो यहाँ पर चतुर्थी का बहुवचन दिया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि एक शब्द के 2 अर्थ बताने हैं, तो घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब बादल होता है, ठीक है, क्या होता है, बादल होता है। और घन का मतलब घना भी होता है, ठीक है, क्या होता है, घना होता है, 3 का घात भी होता है और बड़ा हथौड़ा भी होता है, ठीक है। घन का मतलब, नाग का मतलब क्या होता है, हाथी, ठीक है, क्या होता है, हाथी होता है। बादल भी होता है, ठीक है, क्या होता है, बादल भी होता है, सांप भी होता है, ठीक है, नाग का मतलब सांप भी होता है और पर्वत भी होता है। और वर्ण का मतलब क्या होता है, अक्षर भी होता है, जाति भी होती है, ठीक है, और क्या होती है, रंग भी होता है और गुण भी होता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, अप्रमेय बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जिसे पार करना कठिन होता है उसको दुर्गम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए कि घर पर सब ठीक ठाक होंगे, तो घर में सब ठीक ठाक होंगे, ठीक है, ये सही है। आपने भोजन को किया, तो आपने भोजन किया, ठीक है, ये सही है। उसके बाद देखिए मैं
आपको प्रणाम किया था, नहीं तो मैंने आपको प्रणाम किया था, यह सही है। ठीक है, वह कितना सुंदर दृश्य है, नहीं वह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ अंकी बिंदी हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व वीर रस। ठीक है, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। पहले तो हम लिखेंगे अस्थाई भाव, वीर रस का क्या है, अस्थाई भाव उत्साह। उसके बाद लिखेंगे परिभाषा, जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से उत्साह नामक भाव जागृत होता है, वहाँ वीर रस होता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है, उसके बाद है हास्य रस, तो अस्थाई भाव हास, परिभाषा वही है। ठीक है, उदाहरण, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कच लेने के वास्ते। ठीक है, और उसके बाद देखिए अनुप्रास उपमा अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि यहाँ पर रा की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार क्या होता है, जब दो वस्तुओं के बीच में समानता की जाए, यानी उपमेय में उपमान की समानता प्रकट हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की भांति जो है मन भी डोलता रहता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर सोरठा और दोहा छंद, तो दोहे को हम बताते हैं, तो यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसका जो होगा, रैमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ये दो छंद का उदाहरण है। और इसी को हम उल्टा कर देंगे, परिभाषा उदाहरण सब, तो क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो पत्र दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पत्र कैसे लिखा जाता है ये भी बताया गया वीडियो में, इसके पहले आप देख सकते हैं जाकर। और यहाँ पर देखा जाए तो प्रदूषण की समस्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भ्रष्टाचार भी इम्पॉर्टेंट है, और तो बहुत कम ही है। ठीक है,